बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कमिश्नर था, मैंने इसके बारे में आपसे अर्ज़ किया था, एक कमिश्नर को ही चांद चढ़ाएगा और वो ऐसा ही लगता है कि हर रोज़ एक नई चीज़ आ जाती है। वो कमिश्नर जिसको पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी और बहुत सारे दानश्वर ये कल तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज़हनी मरीज़ है और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। कभी वो डांस करता है, कभी वो घर वालों से लड़ता है, कभी वो अजीब अजीब हरकतें करता है। यानी उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें पहले फैलाई जा रही थी कमिश्नर के बारे में, लियाकत चट्ठा के बारे में। अब उस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया और वो सारे नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जनाब कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, और बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। तो अब उन्हें लगता है कि वो कमिश्नर ने ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, इस वक्त उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ। यानी जब वो कमिश्नर बात करता है ऐसी कि जिसमें धांधली हो, तो ये सारे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि ज़हनी मरीज़ हो गया। जैसे ही वो बात करेगा कोई और, तो ये सारे जो है उछलना कूदना शुरू हो जाते हैं कि जनाब अब वो ज़हनी मरीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मामला जो है वो कमिश्नर की ज़हनी हालत का नहीं है, मामला मुझे इनकी ज़हनी हालत का लगता है बेचारों की। क्योंकि इनको जैसे ही धांधली का नाम लो तो ये एक अजीब किस्म की कैफियत में चले जाते हैं। इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है फार्म 45 का नाम सुनते ही, और अजीबोगरीब इनकी सूरत हाल हो जाती है बेचारों की। तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। अगर ये हुकूमत बन भी गई, नवाज शरीफ को, उसके ख़ानदान को नवाज भी दिया गया, तो क्या फ़ायदा। यानी अवाम तो इनको इक़्तिदार में देखने के बावजूद भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं मानेगी। वो इसलिए कि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ। यानी मेरिट चोर थी मरियम नवाज। एक दौर में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, और उस दौर में जब कॉलेज ने उनको इनकार किया तो अपने वालिद गिरामी से कहकर उन्होंने वहाँ पर नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो उस दौर में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाती थी, मेरिट की चोरी की जाती थी। अब मैंडेट की चोरी की जाती है। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है, और कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है। बहरहाल स्टोरी जो है वो हम बात कर रहे थे कमिश्नर की। मरियम नवाज पे बाद में बात करेंगे। उन्होंने कुछ बड़े मज़ाइका के स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से एक आपके सामने आज फिर रखूँगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग ली। एक स्टेटमेंट उनका 2 सफ़ों का मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। ये वही सहाफ़ी और वही दानश्वर लेकर आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये तो ज़हनी मरीज़ है। और इस वक्त सिर्फ आप ये देख लें स्टेटमेंट सुनने से पहले कि कमिश्नर है कहाँ। देखिए, पहले एक खबर आई थी कि कमिश्नर को शायद गिरफ़्तार कर लिया गया है, लियाकत चट्ठा को। फिर उसके बाद एक तरदीद भी आई कि लियाकत चट्ठा को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब लगभग 5 दिन हो गए हैं, मेरी इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों से बात हुई। मैंने सिद्दीक जान से बात की, साकिब बशीर साहब से बात की, 1-2 और दोस्त हैं उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताएं कि लियाकत चट्ठा है किधर। उन्होंने कहा जी नहीं पता कहाँ है। ये पुलिस के बाद उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। अपने घर पे है, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। सहाफ़ियों ने मुझे ये बताया कि इन्होंने कोशिश की उसको ट्रैक करने की, उसको ट्रेस करने की कि एक्चुअली लियाकत चट्ठा अभी है कहाँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि लियाकत चट्ठा कहाँ है। तो एक तो ये बात है कि उनकी फैमिली को पता है या नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सहाफ़ियों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि लियाकत चट्ठा कहाँ पे मौजूद है, किसके पास मौजूद है और क्या बात कर रहा है और कहाँ से क्या स्टेटमेंट दे रहा है, हमें इसके बारे में नहीं पता। और इस स्टेटमेंट की सेहत पे बकौल उन सहाफ़ियों के, उन्होंने कहा हमें शक है, वो इसलिए कि ये इंडिपेंडेंटली उसने सामने आकर बात नहीं की, ना ये किसी मजिस्ट्रेट के सामने दी है। जो लीगल स्टेटमेंट होता है वो होता है, यानी इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट आया है और कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी आला सतही, जिसने ये देखना था कि कमिश्नर के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसने पहले आरओज़ को सुना, फिर करते कराते कमिश्नर का ये स्टेटमेंट सामने आ गया। शायद ये स्टेटमेंट वहाँ से मनसूब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। एक कमेटी है, एक्चुअली जो कानूनी हैसियत होगी वो अगर एक दफ़ा 164 का बयान दे कमिश्नर, अदालत के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान दे, तो उसकी कानूनी हैसियत है। वो भी इस सूरत में कि उस बयान के ऊपर मुतासरा फरीक को जिरा करने का मौका मिले। जैसा कि आपको याद है एक स्टेटमेंट दिया था आज़म खान ने। आज़म खान ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान के खिलाफ, लेकिन जब जिरा करने का मौका मिला तो उसके बाद आज़म खान का आधे से ज़्यादा स्टेटमेंट बदल गया था। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ था। आइंदा जब ये केस चलेगा तो उसमें भी इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। बहरहाल अब ये कमिश्नर साहब कहाँ हैं, कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा के बहकावे में बयान दिया, रहनुमा का नाम नहीं बताया, और पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनसे दरीना ताल्लुकात कायम हुए।
سابق کمشنر راولپنڈی نے کہا، اور انہوں نے معافی مانگ لی، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور حکام کے آگے سرنڈر کرتا ہوں۔ پنڈی ڈویژن میں کسی ریٹرننگ افسر کو کسی کی حمایت یا مداخلت کا حکم نہیں دیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بہت دباؤ میں تھا، 32 سال سرکاری خدمت انجام دی، 13 مارچ 2024 کو میں نے ریٹائر ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے تمام الزامات جھوٹے تھے، پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا، پی ٹی آئی دور حکومت میں اس لیڈر کے ساتھ دیرینہ تعلقات قائم ہوئے، لیڈر کا نام نہیں بتایا۔ 9 مئی واقعے کے بعد پی ٹی آئی رہنما لاہور میں روپوش اور رابطے میں تھا۔ واضح رہے کہ 17 فروری کو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے الیکشن ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا، لیکن میں اپنی ذمہ داری پر شرمندہ ہوں اور میں نے جو جرم کیا اس پر مجھے سزائے موت دی جائے۔ یہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مینوں سزائے موت دے دو، میں نے بہت دھاندلی کروائی، میرے آروز رو پٹ رہے تھے، اور بڑا انہوں نے کہا جی میرا ضمیر جاگ گیا ہے، صبح فجر کے بعد میں خودکشی کرنے لگا تھا، تو اب میں زور سے پہلے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں قوم کا مجرم ہوں۔ 13 سیٹوں کے اوپر میں نے دھاندلی کر کے 70 ہزار ووٹ میں نے ادھر سے ادھر کر دیے، اور جو 70 ہزار کی لیڈ تھی اس کو میں نے شکست کے اندر بدلا، اور میں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ میں نے یہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے، ان سے میرا رابطہ تھا، ان کے دباؤ میں آ کے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ اگر پی ٹی آئی کے رہنما کے دباؤ میں تھے تو کمشنر صاحب کو یہ 13 سیٹیں نون لیگ کے بجائے پی ٹی آئی کو جتانی چاہیے تھیں۔ میرا تو ایک سادہ سا سوال ہے، کامن سینس کی بات ہے، میں کوئی اتنا راکٹ سائنس میں نہیں جا رہا، میں تو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کمشنر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے دباؤ میں تھے تو یہ اچھے دباؤ میں تھے کہ انہوں نے 13 سیٹیں پی ٹی آئی کو ہروا دی۔ یہ کیسا اخلاقی دباؤ تھا اور یہ کیسا ان کے ساتھ ان کا لنک تھا، جس کے بعد انہوں نے 13 سیٹیں اپنے پورے ڈویژن کے اندر ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے دی پاکستان تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف وہاں پہ بار بار کہہ رہی ہے